जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग बाय आनंद विश्वकर्मा पे। और आज हम 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता इस चैप्टर का नाम है और इसे ईंट मनके तथा अस्थियां से भी प्रेजेंट करा गया है चैप्टर में। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। यानी जो ये सभ्यता थी इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, पहले अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा नामक स्थल से। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दिया गया था या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है इस सभ्यता को। चलिए आगे देखते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। यानी इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के पास, सिंधु घाटी के पास था ये। चलिए आगे देखते हैं। इसका समय काल, यानी जो हड़प्पा संस्कृति थी ना, इसका समय काल क्या से क्या रहा? इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया माना जाता है। यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसलिए माना जाता है। ये एनसीईआरटी की बुकों में दिया गया है, ये एनसीईआरटी की बुकों में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक C14 होती है जो रेडियो कार्बन तिथि होती है, जिसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या रखी गई है। तो देखते हैं। रेडियो कार्बन तिथि C14 के द्वारा डीपी अग्रवाल सैंपलिंग के आधार पर इसका समयकाल 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया था। यानी जो डीपी अग्रवाल एक खोज करता थे या उत्खनन करता थे, इन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता का तिथि काल रखा कारण C14 के द्वारा, वो उन्होंने 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना था। चलिए आगे देखते हैं। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांसा कैसे बनता था? कांसा टीन प्लस में तांबा मिला के कांसा बनाया जाता था। चलिए आगे हम देखते हैं। नोट में एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। नोट: हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु पुरावस्तु थी, जैसे मनके, बाट, मोहरे। इस हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु पुरावस्तु थी, जैसे कि मनके, बाट, मोहरे, पत्थर, मृद भांड। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, पुरावस्तु क्या होती है? पुरावस्तु एक ही समूह, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में वस्तुओं का पाया जाना, वो हम पुरावस्तु कहते हैं। जो किसी एक समय काल को निर्धारित करते हैं, जो एक ही सभ्यता में पाए जाते हैं, उसे हम पुरावस्तु कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। पहली बात तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी। और ये मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सभ्यता से 12 गुना बड़ी थी, ऐसा माना जाता है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी? 1400 वर्ग किलोमीटर में फैली। उत्तर से दक्षिण में कितने वर्ग किलोमीटर फैली हुई थी? 1400 किलोमीटर में। चलिए आगे देखते हैं। पूरब से पश्चिम में वो 1600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। चलिए देखते हैं। ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती थी। जम्मू कश्मीर के मांडा अखनूर जिला से स्टार्ट होके जो चेनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में बहती है, वहाँ से स्टार्ट होके दक्षिण महाराष्ट्र में गोदावरी नदी दायमाबाद अहमदनगर जिले में तक फैला हुआ था। और पूरब के पश्चिम की तरफ आलमगीरपुर एक जगह है जो कि मेरठ के पास में है, जो हिंडन नदी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होकर कहाँ तक फैली थी? पश्चिम में बलूचिस्तान के सुख्तो गैंडोर दासक नदी तक फैला हुआ था। ये हमने हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं तक हमने बातें कर ली हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और खोजकर्ता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे और उनके खोजकर्ताओं कौन कौन थे, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें है हड़प्पा सभ्यता। पहला क्या है? हड़प्पा सभ्यता।
पहला क्या है, हड़प्पा सभ्यता, जो कि जिसकी खोज हमें 1920 और 21 दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा खोजा गया था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खोज कब की गई थी, 1920 और 21 में। और वो कौन से खोज करता थे, वो कौन से खोज करता थे, एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे का नाम था माधव स्वरूप वत्स, ये खोज करता थे। और ये जो ये हड़प्पा सभ्यता ये कहाँ स्थित थी, पंजाब के पाकिस्तान, पंजाब जो पहले पाकिस्तान, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था वो 1920 में, तो पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा था उस समय। तो ये पंजाब के पाकिस्तान में मोंटगोमरी है, मोंटगोमरी को जिला होगा जो कि रावी नदी के पास में बाएं तट पे बसा हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा शहर कब खोजा गया। दूसरा शहर था मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में राखाल दास बैनर्जी के द्वारा खोजा गया था। यानी दूसरा क्षेत्र क्या था, दूसरा क्षेत्र था मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में राखाल दास बैनर्जी के द्वारा खोजा गया था। और ये सिंध एक क्षेत्र पड़ता है जो कि पाकिस्तान में है और वो सिंधु नदी पर बसा हुआ था। चलिए हम आगे देखते हैं चनुदड़ो की खोज कब की गई थी। चनुदड़ो 1931 और 35 में एनजी मजुमदार एवं अर्नेस्ट मैके जो के द्वारा खोजी गई थी। यानी जो चनुदड़ो था उसका 1931 से 35 के बीच में खोजा गया था। और जो किन दो खोजकर्ताओं ने किया था, एक तो मजुमदार थे, एनजी मजुमदार एवं अर्नेस्ट मैके। और एक किस क्षेत्र में था, ये भी सिंध क्षेत्र में था, पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के पास में बसा हुआ शहर था। चलिए आगे हम देखते हैं लोथल की खोज 1954 से 56 के बीच में SR राव, यानी जो SR राव एक खोज करता जिन्होंने किसकी खोज करी थी, लोथल की 1954 में। और ये कहाँ बसा हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में बसा हुआ था। यानी गुजरात का एक शहर मान लो जो अहमदाबाद है। और एक किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ था, भोगवा और साबरमती नदी के बीच में बसा हुआ शहर था। चलिए आगे हम देखते हैं कालीबंगन। यानी कालीबंगन एक दूसरा शहर था कालीबंगन जो कि 1953 और 55 के बीच में अमलानंद घोष एवं ब्रिजवासी लाल के द्वारा खोजा गया था। और ये कहाँ पे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, घग्गर नदी बहती है। चलिए आगे हम देखने की कोशिश करते हैं बनावली जो कि 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट हिसार हरियाणा सरस्वती नदी। यानी जो ये बनावली क्षेत्र था वो 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। और जो कि हरियाणा के हिसार जिला है जो जहाँ पे बसा हुआ था। और ये सरस्वती नदी के पास में बसा हुआ क्षेत्र था। चलिए आगे देखते हैं रोपण 1955 में बीबी लाल एवं यगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। यानी जो ये रोपण शहर है ना, एक इनके द्वारा खोजा गया था, बीबी लाल थापर के 1955 बीबी लाल एवं यगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। पंजाब में है और ये पंजाब में सतलज तट पे और सतलज नदी के पास में है। अगला क्षेत्र क्या है, सुतको गैंडोर जो कि 1927 में सर मार्क ओरेल स्टाइन के द्वारा खोजा गया था। और जो कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान में दासक नदी के पास में फैला हुआ है। हमने यहाँ पे देखा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोज करता, यानी कौन कौन से प्रमुख स्थल थे और खोज करता थे। ये कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा ये शहर किसने खोजा और इसकी खोज कब की गई थी, तो आपको ये पता रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की हम विशेषताओं की बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। देखते हैं, कोशिश करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। पहली बात तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक विश्व में पहली नगरीय सभ्यता थी। और इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी जो ये सभ्यता थी ना, हम इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के पास में बसा हुआ शहर था, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है। हाँ, कि यानी जो भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति थी, यानी भारतीय नगरीय क्रांति नहीं थी, पूरे विश्व की पहली नगरीय क्रांति थी, जिसकी पुष्टि महत्वपूर्ण नगरों से जैसे मोहनजोदड़ो और कालीबंगन वगैरह से, यहाँ से, इन शहरों से की जाती है। उत्खनन के द्वारा हमें ये पता चलती है। और ये जो संस्कृति ये इतनी विशिष्ट क्यों थी? ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से थी, यानी जो इनके बर्तन वगैरह थे, इनकी शैलियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा ही विशिष्ट थी। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये जो लोग थे ना हड़प्पा सभ्यता के, ये अपना जीवन यापन करने के लिए निर्वाह करते थे। और वो किस प्रकार अपना निर्वाह करते थे, यानी जीवन यापन करें, खान पान कैसा, उनका रहन सहन क्या था, निर्वाह के तरीके उनके कैसे थे। पहली बात तो वो जंगलों से प्राप्त उत्पाद, यानी जंगलों से लकड़ी, कंदमूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते थे और उससे अपना जीवन यापन और चलाते थे। पहला जंगलों से प्राप्त उत्पादों से फल वगैरह प्राप्त करके वो अपना जीवन यापन चलाते। दूसरा देखते हैं, फसलों से प्राप्त उत्पाद, गेहूं के दाने, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे के दाने, गुजरात से चावल कम पाए गए हैं। यानी देखते हैं फसलों से प्राप्त उत्पाद, यानी वो फसल भी किया करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लिए वो फसल किया करते थे, जो कि वो फसलों में क्या क्या उगाते थे? गेहूं के दाने उगाते थे, जौ उगाते थे, दाल उगाते थे, सफ़ेद चना भी उगाते थे, और तिल, बाजरे के दाने। यानी जो बाजरे के दाने वो कभी कभी पूछा जाता है कि बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए, किस किस हड़प्पा स्थल से हमें बाजरे के दाने प्राप्त हुए? तो गुजरात से हमें बाजरे के दाने प्राप्त हुए। और कहा जाता है कि जो चावल थे ना हड़प्पा सभ्यता में कम मात्रा में पाए गए हैं, लेकिन कम पाए गए हैं। दूसरा वो निर्वाह के तरीके क्या गए? पशुपालन व शिकार, यानी वो लोग क्या करते थे? पशुपालन, यानी पशुओं को पालते थे, और वो शिकार, हंटिंग भी करते थे, यानी शिकार के द्वारा भी अपना जीवन यापन करते थे। देखते हैं शिकार में क्या क्या करते थे वो। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरण, घड़ियाल, मछली तथा पक्षियों, घोड़ों से यह अपरिचित थी। यानी वो क्या कहते हैं, भेड़ों को पालते होंगे, बकरियों को भी पालते होंगे, भैंसों को भी पालते होंगे, सुअर भी पालते होंगे, हिरण भी पालते, घड़ियाल को वो मारते होंगे, मछलियों को मार के खाते होंगे, पक्षियों को भी पालते होंगे। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, ये घोड़ों से अपरिचित, यानी घोड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती हमें। चलिए आगे हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये कृषि में क्या, इनकी कृषि प्रौद्योगिकी क्या, यानी कृषि में, फार्मिंग में क्या टेक्नोलॉजी से, किस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते थे। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, अनाज के दानों से कृषि का पता चलता है। वास्तविक कृषि विधि के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो उन अनाज के दानों से हमें कृषि का पता चलता है कि वो कृषि करते थे, लेकिन हमारे पास ये वास्तविक जानकारी नहीं है कि वो किस विधि का प्रयोग किया करते थे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था। ऐसा इसलिए चोलिस्तान तथा बनावली, हरियाणा के कई स्थलों से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। यानी कि जो कृषि करते थे तो खेत जोतने के लिए वो बैलों का प्रयोग किया करते थे। ऐसा हमें इसलिए पता चलता है कि चोलिस्तान तथा बनावली के कई स्थानों पर हमें मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं, तो वो जुताई भी करते थे। चलिए आगे देखते हैं, जुते हुए खेत, कालीबंगन, राजस्थान से साक्ष्य मिलते हैं। यानी हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन एक स्थल था जो कि राजस्थान में है, वहाँ से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, खेत समकोण पर काटते हुए मिले हैं। इससे पता चलता है कि एक स्थान पर दो अलग अलग खेती की जाती थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो 90 डिग्री पे खेतों को काट देते, यानी समकोण पर काटते हुए मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक स्थान पर ही दो अलग अलग खेतियां किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं, फसलों को काटने के लिए उपयोग औजार, लकड़ी के हत्थों में बिठाए हुए फलकों से धातु के औजार होते थे। यानी जो फसलों को काटने के लिए क्या करते थे, वो लकड़ी के औजार बनते, यानी लकड़ी के कुछ हत्थे होते थे, हत्थों में फलकों, यानी कि जो पत्थर के कुछ नुकीलेदार
नुकीलेदार को डालकर, धातु को डालकर उससे फसलों को शायद काटा करते थे वो। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। हाँ, यानी जो हड़प्पा सभ्यता, बहुत सारे हड़प्पा स्थल थे जो कि अर्ध शुष्क, यानी जहाँ पे नमी मात्रा, यानी भी जहाँ पे नदी पास में होती थी, हरियाली रहती, वहाँ पे बसे हुए थे। जैसे पंजाब वगैरह के क्षेत्र में नमी रहती है। चलिए हम आगे देखते हैं। अफगानिस्तान सोतगोई नामक स्थान पर नहरों के अवशेष मिला है। यानी अफगानिस्तान के सोतगोई एक स्थान है जहाँ पे हमें नहरों के अवशेष मिले हैं। एक नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे नहरों के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंचाई के लिए कुओं का उपयोग किया, यानी वो जो फार्मिंग में जो फसल उगाते थे उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती होती है, वो कुओं का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी किया करते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशय कृषि के लिए जल संचय हेतु किए जाते थे। यानी जो धौलावीरा जो कि गुजरात में है, एक स्थान था, वहाँ पे ना जलाशय कृषि के लिए जलाशय संचित किए जाते हैं। यानी जो पानी बरसात होता था उसका पानी संचित किया जाता था, किसके लिए? सिंचाई के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।